हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। सर बहुत हो गया, बिल्कुल चुप। 40 मिनट आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा। एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में शुरू कर चुका हूँ, हल्का सा रिपीट करूंगा और फिर आपसे भी कुछ बातें करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक का नाम है ज्वाइंट वेंचर। बेटा सबके लिए नई टर्म है, कभी किसी ने नहीं पढ़ी होगी, बिजनेस स्टडीज की टर्म है। टॉपिक का नाम है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है बेटा? पार्टनरशिप बिटवीन टू कंपनीज। बेटा जब दो कंपनियां हैंडशेक कर लें फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, बेटा उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। और ज्यादातर बेटा इंडिया में यही ट्रेंड देखा गया है कि बेटा जब ज्वाइंट वेंचर हो रहा है ना, तो दो इंडियन कंपनीज नहीं हैंडशेक कर रही। हैंडशेक करने वाली एक कंपनी बेटा इंडिया की है और एक कंपनी है एक एमएनसी, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। बाबू ये एमएनसी वर्ड बनता ही कैसे है? ये एमएनसी वर्ड बना ही ऐसे है, मल्टीनेशन कंपनी। जो कंपनी एक से ज्यादा देशों में चली जाए तो उसे हम बोलने लगते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। बाबू एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, ज्वाइंट वेंचर के हमने 3 एग्जाम्पल डिस्कस करे थे, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी एंड टाटा डोकोमो। ठीक है जी। बेटा टाटा इंडिया का बहुत बड़ा नाम। सर मेरे को तो लगता है टाटा तो शायद हर छोटे बच्चे को भी पता लगना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। टाटा बाटा तो हम ऐसे ही बोलते रहते हैं नॉर्मली घर में ही वर्ड। बाबू टाटा इंडिया की बहुत रेप्यूटेड कंपनी और डोकोमो बेटा एक जापानीज कंपनी थी। हीरो होंडा सेम, हीरो इंडियन कंपनी, होंडा जापानीज कंपनी। मारुति सुजुकी सेम कहानी, मारुति अगेन इंडियन कंपनी और सुजुकी जापानीज कंपनी। मारुति सुजुकी का जॉइंट वेंचर आज तक चल रहा है, जबकि हीरो होंडा ने बेटा 4-5 साल पहले बेटा दोनों ने एग्जिट ले लिया जॉइंट वेंचर से। और टाटा डोकोमो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आई थी एक, और बेटा 1-2 साल ऑपरेशन चलाए, उसके बाद वो भी बेटा खत्म हो गई थी। ठीक है जी। एग्जाम्पल लेकिन इन तीनों के ही चलते रहेंगे साथ साथ। पहले आप सामने देखेंगे, मैं थोड़ा सा बेस बना दूं। बेटा जब आप ज्वाइंट वेंचर करते हो, यानी कि दो कंपनियां मिलकर पार्टनरशिप करती हैं, तो सर कुछ तो फायदा होता होगा ना एक दूसरे का आपको। देखो सुजुकी ने क्यों सोचा कि वो मारुति के साथ हैंडशेक करे, या मारुति ने क्यों सोचा कि वो सुजुकी के साथ हैंडशेक करे? सर कुछ फायदे मल्टीनेशनल कंपनी के आपको होते हैं और कुछ फायदे बेटा आपके दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी को भी होते हैं। सर अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट में आ रही है, तो बेटा वो फॉरेन कंपनी जिस भी इंडियन कंपनी के साथ हैंडशेक कर रही है, तो कहीं ना कहीं बेटा ये इंडियन कंपनी उसको कुछ तो फायदा पहुंचा रही है। ऐसे नहीं कोई हैंडशेक करता किसी के साथ। सेम वे बेटा मारुति को भी बेटा कुछ ना कुछ फायदा सुजुकी का फॉरेन कंपनी का हो रहा है, कोई किसी के साथ हैंडशेक ऐसे नहीं करता। बेटा मैंने 2 बातें डिस्कस की थी, मुझे 4 और करनी है। पहले मैं 2 बातें बता दूं क्या डिस्कस हो चुकी थी। एक बात बासु ने मेरे को बताई कि सुजुकी का फायदा मारुति को क्या हुआ। इसने बताया था बेटा टेक्नोलॉजी। याद आया होगा आपको सबको। सर फॉरेन कंपनीज के साथ ज्यादातर इंडियन कंपनी की हैंडशेक करने की एक ही वजह होती है, वो है बेटा टेक्नोलॉजी। बाबू इंडिया इज वेरी पुअर इन टेक्नोलॉजी, और मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया था मेट्रो का, दिल्ली मेट्रो का। बाबू हम बहुत खराब हैं टेक्नोलॉजी में, इतने खराब हैं कि हमारी रैंक 100+ है। 100 के बाद आती है 195 देशों में दुनिया के। बाबू 100 के बाद हमारी रैंक का आना ये बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है हम टेक्नोलॉजी में पुअर है। मैंने वजह दी थी कि क्यों है। बाबू इंडियन गवर्नमेंट के सामने मजबूरी समझो, इंडिया देश के सामने मजबूरी समझो। बेटा हमारे पास दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। देश के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने में चला जाता है। बेटा इंडियन गवर्नमेंट कभी भी R&D में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाती। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बाबू जब हम R&D में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो हमें कभी नई टेक्नोलॉजी मिल ही नहीं पाती। हम R&D में खर्चेंगे तभी तो बेटा नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होगी। बाबू नई टेक्नोलॉजी हमारे पास होती नहीं है, इसी वजह से बेटा हमें कहीं ना किसी फॉरेन कंपनी का सहारा लेना पड़ता है कि वो आए टेक्नोलॉजी लेकर आए और हमें कुछ बेटा अच्छा मिल सके। बेटा मारुति ने सुजुकी के साथ हैंडशेक इसलिए करा कि नई टेक्नोलॉजी आएगी, चलो जी हमारी कार के इंजन से तो हम फ्री हुए, इंजन तो नई टेक्नोलॉजी का मिल ही जाएगा हमारी कार को। तो बाबू ये थी पहली वजह। दूसरी वजह बेटा जिसकी वजह से सुजुकी ने मारुति के साथ हैंडशेक किया, सुजुकी को ऐसा क्या लगा कि मारुति के साथ हैंडशेक कर लिया? एस्टैब्लिश ब्रांड नेम।
बाबू बना बनाया नाम मारुति का मिल गया, वरना बेटा बहुत सारी कंपनीज नाम बनाने में ही 5 साल 10 साल खर्च देती है। अब सोचो ना, डोकोमो को जब आया उसने क्या करा, सीधा टाटा के साथ हैंडशेक कर लिया। यार टाटा के नाम की लेगेसी ले गया इतनी बड़ी, बेटा टाटा के नाम की इतनी बड़ी लेगेसी ले गया। अगर खुद आता और सिर्फ सीधा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में एंट्री करता, सर अपना नाम बनाने में ही 10-15 साल निकल जाते। टाटा के नाम का बेनिफिट लेना बहुत आसान हो गया उसके लिए। तो बाबू एक फायदा सुजुकी ने मारुति को दिया, एक फायदा मारुति ने सुजुकी को दिया। सामने देखेंगे और फायदे डिस्कस करते हैं बेटा, और फायदे डिस्कस करते हैं जो मारुति की वजह से सुजुकी को हुए, जो सुजुकी की वजह से मारुति को हुए। सामने देखना। कोई और कुछ बताना चाहता है? बस 2 ही बातें थी। टैक्स बचेगा, बिल्कुल कह सकते हो। ये कैसे पता लगा आपको? है ये फायदा, पर बाबू एक्चुअली में फायदा एग्जिस्ट करता है, पर 11th क्लास में बच्चे की टैक्स की नॉलेज नहीं होती, तो यहाँ पर टैक्स वाला पॉइंट नहीं है। एक्चुअली में ऐसा है बेटा, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर बिजनेस करती है तो उस पर 40% टैक्स है, और इंडियन गवर्नमेंट मैक्सिमम 30% टैक्स लेती है ये बेनिफिट, पर टैक्स की नॉलेज नहीं होती 11th क्लास में, तो बाबू वो वाला पॉइंट मैंने रिजेक्ट कर दिया। और बताओ जी कुछ और। बाबू अभी एक और फायदा डिस्कस करते हैं जो सुजुकी को हुआ होगा मारुति की वजह से। आप सामने देख लें बेटा, एक बात बताओ, सुजुकी अगर खुद बिजनेस ऑपरेशन को स्टार्ट करती, आपको नहीं लगता बेटा उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ता शुरू से, और बेटा बहुत मेहनत, बहुत माथापच्ची हो जाती। कहने का मतलब क्या बेटा, Hyundai एक कंपनी है, जगह जगह पर नेटवर्क सेट है, पूरे के पूरे इंडिया में जितने डिस्ट्रिक्ट है, जितनी मेजर सिटीज है, सब में उनका एक ऑथोराइज डीलर है, एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर है। अगर आज Hyundai किसी के साथ हैंडशेक कर ले, क्या कोई मेहनत मशक्कत है उस कंपनी के लिए? मान लो Hyundai किसी के साथ हैंडशेक कर ले, किसी इंडियन कंपनी के साथ, मान लो जियो के साथ, ठीक है, एक ज्वाइंट वेंचर सेटअप हो जाए, क्या होगा? कल एक नया बोर्ड लगेगा नए नाम से, बस बोर्ड ही तो बदलेगा। क्या जियो को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ेगा? अब वो सेम बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मारुति पहले से कार बनाती थी, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेट था ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां पर भी ऑथोराइज डीलर थे, जहां जहां भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर थे, सब फिक्स था। जैसे ही सुजुकी ने हैंडशेक करा, क्या गया सुजुकी का? कुछ भी नहीं, उसको तो फायदा ही मिला कि बना बनाया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिला। अगले दिन क्या हुआ है, बोर्ड हटे मारुति के, लिखा गया मारुति सुजुकी, ऐसे कैसे डीलर सेट, ऐसे कैसे ऑथोराइज सर्विस सेंटर सेट। समझ में आई बात? दूसरी बात बेटा, सुजुकी को मिली बनी बनाई मार्केट। यार जहां 140 करोड़ लोग रहते हों, इतनी बड़ी मार्केट मिलना आसान है क्या? मारुति के साथ हैंडशेक करने का फायदा ये भी तो हुआ कि बनी बनाई मार्केट मिल गई भाई। मारुति का बना बनाया नाम था, वो नाम का फायदा भी उठाएंगे। 140 करोड़ है इंडिया में लोग, नई मार्केट के लिए एक्सेस खुल गए, आपके दरवाजे खुल गए, वरना आप जापान की कंपनी थे, जापान में ही पड़े हुए थे। मारुति के साथ हैंडशेक करने का फायदा 140 करोड़ नए लोगों से मिलना हो गया आपका। समझ में आती है बात? सर कुछ फायदे ऐसा नहीं है फिर अगेन कि सारे फायदे मारुति नहीं दिए सुजुकी को, सुजुकी के भी फायदे उठाए हैं। सर टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपने इनके इनोवेशन का भी फायदा उठाया। सर R&D में यही खर्चते हैं पैसा, टेक्नोलॉजी इन्हीं की अच्छी है, इनका देश डेवलप्ड है, वहां पॉपुलेशन 2-3 करोड़ है, वहां डेवलपमेंट बहुत आसान थी, ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या, हम तो हर साल एक जापान छाप देते हैं, हमारा क्या चलता है, ठीक है ना। हाँ तो इंडिया का आपको पता है हर साल 1.35 करोड़ से आगे बढ़ रहे हैं हर साल, एक ऑस्ट्रेलिया छाप देते हैं हर साल। ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़, ज्योग्राफिकल एरिया हमारे से 3 गुना, हम उनका 1/3 है, और हर साल एक ऑस्ट्रेलिया छाप रहे। कहीं पीछे नहीं रहना, हर जगह नंबर 1।
तो सर बड़ी सीधी सी बात, पैसा इनके पास है, ये डेवलपिंग कंट्री है। जब ये बेटा सॉरी डेवलप्ड कंट्री है, जब बेटा ये इंडिया में आते हैं ना, सिर्फ अपनी नई टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आते, नए आइडियाज लेके आते हैं कि कैसे गुड्स प्रोड्यूस करना है, नए आइडियाज लेके आते हैं कैसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये आइडियाज हमारे पास नहीं होते, इनसे बेटर आइडियाज नहीं हमारे पास। समझ में आ रही है बात? तो दो फायदे इसने इसको दिए और दो फायदे इसने इसको दिए। भाई अति हो रही है, अति एक लेवल पे ना, अब तुम अति कर रहे हो, फिर तुम्हें पता नहीं है। अब पेशेंस लेवल ना एक लिमिट में ही है मेरा, ठीक है? और ठीक है रौनक, और ठीक है केशव, मैंने छोड़ दी ना पेशेंस, अति। बाबू दो फायदे मारुति ने दिए सुजुकी को, दो फायदे सुजुकी ने दिए मारुति को। ये लाया अपने साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। इसने क्या करा बेटा, अपना बना बनाया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसको दिया, इसने दिया अपना एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम, बना बनाया नाम अपना दिया। दोनों बातें समझ में आई? सर एक फायदा जो दोनों को एक दूसरे का हुआ, जब ये दोनों इकट्ठे हुए, सर मुझे बताओ रिसोर्सेस का क्या हुआ? रिसोर्सेस बढ़ गए क्या नहीं? मैं कहता हूं बेटा ये कंपनी 5,000 करोड़ की कंपनी थी जब अकेले थी, और ये कंपनी बेटा 10,000 करोड़ की कंपनी थी जब अकेले थी। बेटा इकट्ठे हो गए, रिसोर्सेस मल्टीप्लाई हो गए कि नहीं आपके? 15,000 करोड़ की कंपनी बन गए हो भैया। बाबू आपके पास एम्प्लॉइज थे 40,000, आपके पास एम्प्लॉइज थे 50,000, इकट्ठे हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब एम्प्लॉइज भी तो 90,000 हो गए। और सर देखो एक कहावत है कि जब एक और एक मिलते हैं ना, तो सर किसी भी एंगल से दो नहीं होते, ये होते 11 ही हैं। और मैं बहुत जगह पे साबित भी कर सकता हूं। मैं अगर आपको कहूं कि इंडिया के दो बहुत बड़े बैंक, वन इज SBI एंड सेकंड वन इज HDFC, ये सरकारी बैंकों में नंबर 1 बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 बैंक। अगर ये दोनों आज मिल जाए और ज्वाइंट वेंचर कर ले, आपको क्या लगता है? मान लो अगर इसके प्रॉफिट है 40,000 करोड़ के और इसके प्रॉफिट है 25,000 करोड़ के, जब ये मिलेंगे इनका प्रॉफिट कितना होगा? कोई मुझे बताओ। 65,000 करोड़, 65,000 करोड़ से ज्यादा, 65,000 करोड़ से कम, ये तीन ऑप्शन है। ज्यादा? ये इमोशनल होके बात नहीं करो, साबित कर दोगे, साबित कर दोगे। बात तो ये है सर, ये मैं मानता हूं 100%, एक और एक दो नहीं होते, 11 होते, 65,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट होगा, लिख के ले लो। मैं तो साबित भी कर दूंगा, बात आपकी है, आप साबित कर दोगे क्या? है सर बताओ कैसे, कोई बताए मुझे। 65,000 करोड़ से ज्यादा होंगे, आवाज आई थी अभी। सर देखो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं बता रहा हूं, पर मैं एक बात बता देता हूं सर, अगर ये दोनों कंपनियां मिल गई ना, SBI और HDFC, कॉस्ट कटिंग होगी बहुत जगह पर। मैं कॉस्ट कटिंग का एक दो एग्जांपल देता हूं। बाबू आप सहारनपुर सिटी में कोर्ट रोड पर जाओ, कोर्ट रोड पर ना बराबर बराबर में HDFC का और SBI का ATM है, सिर्फ 200-300 मीटर पर। अगर आप दोनों एक ही बैंक हो जाओगे और ब्रांचेस भी आमने सामने, मैं अगर बताने की कोशिश करूं तो बेटा अगर मैं पुल पार करता हूं और राइट टर्न ले लेता हूं कचहरी से, तो HDFC बैंक की ब्रांच है, ठीक है? मतलब पार्श्वनाथ प्लाजा से कुछ पहले। और बेटा अगर मैं उस पुल से लेफ्ट टर्न ले लेता हूं तो अरविंद जोस के सामने बिल्कुल SBI की मेन ब्रांच है। सर अगर ये दोनों बैंक एक हो जाएंगे तो आमने सामने ब्रांचेस रखेंगे 300 मीटर की दूरी पर? ऑब्वियसली नहीं, दोनों रेंट पे कर रहे हैं मोटा। सर एक ही ब्रांच में नहीं कन्वर्ट हो जाएगी? वो जो आपके ATM बराबर बराबर में लगे हुए हैं, आपको नहीं लगता फिर आप ATM मशीन एक ही इंस्टॉल कराओगे? दोनों का ATM का रेंट क्यों दोगे? आपको दिखाई दे रहा है कॉस्ट कटिंग होगी। जब कॉस्ट कटिंग होगी, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, जब दो कंपनियां आपस में मिलती हैं ना, दो नहीं होती, एक और एक दो नहीं होता, एक और एक 11 होने वाली कहानी है। सर आपके रिसोर्सेस मल्टीप्लाई करेंगे। 90,000 एम्प्लॉय होना, 15,000 करोड़ की कंपनी होना बहुत बड़ी चीज होगी। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पढ़ना शुरू करें। ये टॉपिक मैंने नोट्स में ही लिख लिया है कि रीड फ्रॉम NCERT, तो टॉपिक बेटा मैं NCERT से ही कराऊंगा। बाबू मैं एक बार सिर्फ हेडिंग पे क्लैरिटी दे दूं,
देखो पहली हेडिंग है इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, मैंने अभी रिसोर्सेज की बात करी। बाबू ये फायदा सुजुकी को मिला, मारुति का एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बना बनाया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिला। कल तक बोर्ड जो सिर्फ मारुति के थे, अगले दिन बोर्ड उतर के हो गए मारुति सुजुकी। सुजुकी को तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, ना उसने एक भी ऑथोराइज डीलर बनाया, ना एक भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर, बना बनाया सब कुछ मिला, है ना बाबू। देन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ये फायदा मारुति को मिला, सुजुकी की वजह से नई टेक्नोलॉजी मिल गई। बाबू ये फायदा भी अगेन इनोवेशन मारुति को मिला, सुजुकी का। देन लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाबू ये फायदा मैंने भी बता रहा हूँ सुजुकी को ही मिला, मारुति का। बेटा आप एक ऐसे देश में काम करते थे, आप जापानीज कंपनी हो, आप एक ऐसे देश में काम करते हो जो डेवलप्ड है। आपको पता है डेवलप्ड देशों की सबसे बड़ी खासियत, वहां लॉ बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। अब आप समझो लॉ बड़ा स्ट्रिंजेंटली फॉलो हो रहा है, स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। सर मिनिमम वेज एक्ट एक कानून है, इंडिया में भी है, पर इंडिया में स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता। एक आदमी से इंडिया में हम पूरे दिन काम कराएं, दिहाड़ी कितनी है? 500, 600, 700, ये तो दिहाड़ी है। सर जापान में अगर आप हो तो बाबू आप येन में पेमेंट करोगे, जो लगभग इक्वलेंट होगी बेटा 2-3 हजार रुपए के। अगर आप जापान में पूरा दिन काम ले रहे हो ना एक आदमी से, वहां मिनिमम वेज एक्ट बड़ा स्ट्रिक्टली लगता है, 2 से 3 हजार रुपए डेली की पेमेंट, अगर रुपये में कन्वर्ट करके बताओ। अब सर इंडिया में आने का फायदा सुजुकी को क्या मिला? लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 40,000 50,000 लेबर मारुति के पास काम कर रही है। अगर आपको और भी अनस्किल्ड लेबर चाहिए तो 500 रुपए दिहाड़ी, 600 रुपए दिहाड़ी, 700 रुपए दिहाड़ी में लेबर मिलती है पूरा दिन। यही चीज सोच कर देखो, अगर आप अपने देश में करते तो 2,000 रुपए देते, यहाँ 600 रुपए, कितनी कॉस्ट कम पड़ने लगी आपको? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बाबू लास्ट वन ये मैं पढ़ा चुका हूं बेटा। सुजुकी को फायदा मिला मारुति का, बना बनाया नाम। डोकोमो को फायदा मिला टाटा का, बना बनाया नाम। नाम का एडवांटेज उठाया बेटा फॉरेन कंपनीज ने, इंडियन कंपनी का, ठीक है ना। दोनों ने एक दूसरे का फायदा उठाया, ये तो दिख रहा है ना बेटा, ज्वाइंट वेंचर ऐसे नहीं कामयाब होते। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 6 की 6 हेडिंग क्लियर है? मैं पढ़वा दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अभी बिल्कुल मैटर के साथ पढ़वाऊंगा। हेडिंग क्लियर है? पढ़ना शुरू करें। एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम, हेडिंग पढ़ना। पढ़ना जरा हेडिंग इनोवेशन। कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? पढ़ना जरा टेक्नोलॉजी। ये फायदा मारुति को मिला, 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं करा टेक्नोलॉजी में, इंजन बनाने में, सोचने में, सब कुछ सुजुकी बना बनाया ले आया, मारुति ने एज चिपका दिया, ठीक है ना। और अगर आप देखो ना, टू व्हीलर में कामयाब होने वाली भी कंपनियां यही हैं। हीरो होंडा, होंडा ने अलग से एक वेंचर शुरू करा, जहाँ एक्टिवा बनाना शुरू करा। सुजुकी ने अलग से वेंचर शुरू करा, एक्सेस बनाना शुरू करा। इंडियन कंपनी का नामो निशान भी मिटा दिया। एक्टिवा से ज्यादा बिकने वाला टू व्हीलर इंडिया में कोई नहीं है। सोच सकते हो ना, ये टेक्नोलॉजी की वजह से, ये इनके इनोवेशन की वजह से ही तो है कि कोई इंडियन कंपनी स्टैंड नहीं कर पाती इनके सामने। एक्टिवा देखो यार, मुझे लगता है हर घर में एक एक्टिवा था, इतना तो एक्टिवा बिका है। चलो खैर बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पढ़ना। बाबू एक टर्म आती है जिसका मैं जिक्र करूंगा आपके साथ, सैचुरेशन पॉइंट। आप पहले पढ़, तभी मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। हर्षित भाई पढ़ लो। अब एक तो यार पीछे क्यों बैठते हो? दिख रहा है आपको कुछ? क्या किसको ब्लेम कर रहा है यार? बेटा
मैं ना एग्जांपल दूंगा कोलगेट क्लोजअप के एंगल से। देखो जैसे हमारी एक एज है, हम पहले इन्फेंट होते हैं, देन चाइल्ड, देन यूथ, अडल्ट, बुजुर्ग, खत्म। लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल है सर। प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है। प्रोडक्ट भी बेटा किसी टाइम पर इन्फेंट स्टेज में होता है, देन पूरी चरम सीमा पे बिक रहा होता है, यूथ होता है, देन बेटा अडल्ट, बुजुर्ग, खत्म। जब वो खत्म हो रहा होता है ना बेटा, उसे बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। बेटा कई बार ना क्या होता है, आपका प्रोडक्ट आपकी खुद की कंट्री में सैचुरेशन की स्टेज पे होता है कि मतलब खत्म हो रहा है, तो आपको जरूरत पड़ती है कि मुझे कोई नई मार्केट मिले। इस तलाश में भी आप जॉइंट वेंचर करते हो। अब वो हो सकता है ना शायद सुजुकी की गाड़ियां खुद जापान में ना बिक रही हो, सैचुरेशन स्टेज पे पहुंच गई हो, और कंपनियां कंपटीशन में आ गई हो, उन्होंने खत्म कर दिया उस सुजुकी को, तो सुजुकी को तलाश थी एक नई मार्केट की, उसको बहुत अच्छा लगा इंडिया आके, क्योंकि 140 करोड़ लोगों जितनी इतनी बड़ी मार्केट मिलना सर हर देश में पॉसिबल नहीं है। समझ में आया सैचुरेशन का मतलब? और मैं आपको बता देता हूँ सैचुरेशन का बेस्ट एग्जांपल कोलगेट क्लोजअप है। बाबू कोलगेट यूएसए में बैन है, यूएसए की कंपनी है बाबू, वो अपने सिटीजन्स को क्वालिटी प्रोडक्ट खिलाते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट ही कंज्यूम कराते हैं। वहाँ कोई भी प्रोडक्ट बिना टेस्टिंग के वो सिटीजन्स को कंज्यूम नहीं करने देते। पर बाबू इंडियंस का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, हमें सब कूड़ा करकट सब हजम है। हमारी गवर्नमेंट कहती है कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, जितना मर्जी यूज करो कोलगेट, ठीक है ना। पेप्सी बैन है यूएसए में, यूएसए की कंपनियां हैं दोनों, कोलगेट भी और पेप्सी, बैन है वहां पे, सैचुरेशन स्टेज पे है। यहाँ सब अलाउड है। पेप्सी टॉयलेट क्लीनर ही तो है, क्या दिक्कत है, हम तो कंज्यूम कर ही सकते हैं। एक्चुअल बात है ये। चलो आपको पता है देश का सबसे बड़ा हनी प्रोड्यूसर कौन है? डाबर, मुझे पता था, थैंक यू सो मच। आगे करना बाबू, लास्ट हेडिंग पढ़ना, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। पूल ऑफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। बेटा ज्वाइंट वेंचर करने का मतलब ही है अपने रिसोर्सेज को पूल करना। 5,000 करोड़ की एक कंपनी, 10,000 करोड़ की एक कंपनी, सारे रिसोर्सेज पूल हो गए। 50-60 हजार एम्प्लॉई एक के पास, 30-40 हजार एम्प्लॉई एक के पास, रिसोर्सेज पूल हो गए, ठीक है ना सर। एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज्यादा होता है, इतने रिसोर्सेज आ जाएंगे सर, बड़ी सीधी सी बात है, पैसा पैसे को खींचता है, ठीक है ना। ऐसी कहावतें आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। पहला करोड़ कमाना मुश्किल है, मतलब पुराने जमाने में लोग बोलते थे, मेरे पापा बोलते थे पहला लाख कमाना मुश्किल है। मैं कहता हूं पहला करोड़ कमाना मुश्किल है। एक पहला करोड़ कमाया गया ना, उसके बाद कितनी जल्दी करोड़ कमाओगे तुम्हें भी नहीं पता। लेकिन बाबू जिस आदमी के पास करोड़ नहीं है ना, तो भूल जाओ, कुछ नहीं कर सकता, पैसा ही पैसे को खींचता है। अब आप सोचो ना, एक आदमी मैं ऐसा भी जानता हूं जिसने 1 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी ली, वो 3 करोड़ की होगी 3 ही साल बाद। भैया उसने 2 करोड़ कमाए हैं, पर उसके लिए करोड़ चाहिए था। बड़ी सीधी सी बात है, पैसा ही खींचेगा पैसे को। तो सर आपका एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज्यादा है, पैसे आपके पास है 15,000 करोड़ रुपए इकट्ठे होने के बाद, ठीक है ना जी। जो कंपनियां अकेले अकेले व्यापार करती हैं 500-400 करोड़ की कंपनियां, एक्सपेंशन भी उतनी गति से कर पाओगे, ठीक है जी। आगे बढ़ाएं बात को। बेटा मेरे पास दूसरा टॉपिक है, वैसे भी ज्वाइंट वेंचर में मेरी थोड़ी सी बात रहती है, चलो मैं कर ही देता हूं फटाफट से। बाबू यहां पर एक बात आती है, ज्वाइंट वेंचर 2 तरीके का होता है, अगर आप देख पा रहे हो डायग्राम में, इक्विटी बेस्ड और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड। प्लीज सामने देखना बेटा। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड ज्वाइंट वेंचर कुछ और नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से ज्वाइंट वेंचर किया, कॉन्ट्रैक्ट करके। बाबू कुछ और नहीं, फ्रेंचाइजी सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर। फ्रेंचाइजी सिस्टम सब समझते हैं ना बेटा। बाबू आपने तो मेरा ख्याल फ्रेंचाइजी में पूरी पीएचडी करी होनी चाहिए, नाम सुने ही होंगे, बर्गर किंग, केएफसी, डोमिनोज, पिज्जा हट, ब्ला ब्ला ब्ला, किसी की भी बात कर लो, ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर है, जहां बेटा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। बाबू एक इंसान
लाइसेंसर है या फ्रेंचाइजर है, एक ही बात है। अभी तो मैं आपको इतना ही बोल सकता हूं जब तक मैं आगे की बातें नहीं बताता। लाइसेंसर है, फ्रेंचाइजर है, और दूसरा इंसान है लाइसेंसी या फ्रेंचाइजी। प्लीज मेरी तरफ देखना, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बाबू लाइसेंसर फ्रेंचाइजर कौन है बेटा? इनका हेड ऑफिस। लाइसेंसी फ्रेंचाइजी कौन है बेटा? जिसने इनसे इनका नाम बाय किया। यार एक्चुअली में एक बात बताओ, सहारनपुर डोमिनोज का जो ये आउटलेट है, इसने क्या बाय करा डोमिनोज के हेड ऑफिस से? इसने बाय करा कि मैं आपका नाम इस्तेमाल करूंगा, आपके फॉर्मूलाज इस्तेमाल करूंगा, इसके बदले में मैं पे करूंगा आपको फ्रेंचाइजी फी विच इज 1 CR और 1.5 CR और 2 CR और 3 CR। ऐसे तो पे कर रहे हैं हम KFC के लिए और बर्गर किंग के लिए, यही तो पे कर रहे हैं सर। सिर्फ क्या है, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लाइसेंसर कहता है तू मेरा नाम इस्तेमाल कर सकता है। डोमिनोज सहारनपुर के पास था, के पास ही तो पावर है कि वो डोमिनोज का नाम इस्तेमाल कर सकता है। कोई और करके देखे, 500 करोड़ का मुकदमा ठोक देगी कंपनी और भागते हुए रहोगे पीछे पीछे, क्या कर दिया हमने। मानते हो ना बात? बाबू इसने परमिट करा कि तो मेरा नाम इस्तेमाल कर सकता है, फॉर्मूला मैं दूंगा, रेसिपीज मैं दूंगा, मेरा फॉर्मूला मेरा रेसिपी यूज करके तू प्रोडक्ट बनाएगा। इसके बदले में इसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुझे पे करूंगा, खाली फ्रेंचाइजी फीस नहीं, प्रॉफिट का भी एक सर्टेन पोर्शन। यही तो कॉन्ट्रैक्ट है बाबू, इससे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर बाबू। और दूसरा ज्वाइंट वेंचर जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर। इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर क्या होता है कि आपने एक कंपनी बनाई, उसके 50-50% शेयर दोनों ने उठा लिए। जैसे कि मारुति सुजुकी कंपनी बनाई, मारुति ने भी 50% शेयर खरीद लिए और सुजुकी ने भी 50% शेयर खरीद लिए। जैसे कि आपने कंपनी बनाई टाटा डोकोमो, टाटा ने भी 50% शेयर खरीद लिया और डोकोमो ने भी 50% शेयर खरीद लिया। इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर आप कंपनी की फॉर्म में भी बना सकते हो, LLP भी और पार्टनरशिप भी। मैं बता देता हूं, ये दोनों पॉपुलर नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्म ज्यादा पॉपुलर है, वो कंपनी है। लोग कंपनियां बनाते हैं, उसकी 50-50% शेयर खरीदते हैं, ऐसे चलता है इंडिया में ज्वाइंट वेंचर। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब MNC। कराना मुझे सिर्फ 1 मिनट ही है इस पे, और 1 ही मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सामने देखेंगे सब। बाबू टॉपिक का नाम है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। देखो नाम से है ग्लोबल, मतलब जो सारे ग्लोब पर प्रेजेंट है, या मल्टीनेशन कंपनी। सर मैंने भी बताया मल्टीनेशन, वो कंपनी जो एक से ज्यादा नेशन में चली जाए उसे बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी। और कुछ थोड़ी होता है मल्टीनेशनल कंपनी। मुझे बताओ रिलायंस मल्टीनेशनल है कि नहीं? सिर्फ इंडिया में रिलायंस? सर इन्फोसिस, क्या सोच है आपकी इन्फोसिस के बारे में? सर मल्टीनेशनल कंपनी है इन्फोसिस। इंडिया की भी बहुत सारी कंपनियां जो मल्टीनेशनल है, जो सिर्फ एक इंडिया में प्रेजेंट नहीं है और बहुत सारे देशों में प्रेजेंट है। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। मल्टीनेशनल कंपनीज के वही सेम फीचर हैं जो ज्वाइंट वेंचर के। ऐसा क्यों, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, प्लीज मेरी तरफ देखना बाबू। इंडिया में ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से आती है। किसी ने वर्ड सुना है कभी FDI? FDI वर्ड सुना है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्ड सुना है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। मैं कह रहा हूं बेटा, बिजनेस की लैंग्वेज अब बड़े क्लोज हो कि आपको बिजनेस न्यूज चैनल देखने शुरू करने चाहिए, शेयर मार्केट के बारे में पढ़ना चाहिए और ये सब चीजें सुनने को मिलेंगी। मैं कहता हूं एक के बाद एक एक्सपर्ट आते हैं जो तगड़े तगड़े वर्ड फेंक के मारता है। मैं कहता हूं 12th क्लास में भी बच्चा आ जाता है, मैं पूछता हूँ FDI क्या है तो बता नहीं पाता FDI क्या है। ठीक है ना, एक बार सुन लो, पूरी जिंदगी के लिए दिमाग में बिठा लो। इंडिया में जब भी बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी ना, तो 2 रास्तों से आएगी बाबू। क्या है ये 2 रास्ते? एक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैं मतलब बताऊंगा बेटा, कोशिश करना एक बारी में ग्रैब कर सको। इंडिया में फॉरेन से पैसा आ रहा है, 2 रास्तों से आ सकता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या फर्क होता है दोनों में? कल बताऊं? मैंने तो टाइम ही देखा, जान निकल गई भाई साहब। अभी तो मेरा बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है जी, कल करें इसका डिस्कशन। लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।